नमस्कार साथियों, बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज अध्ययन के रूप में हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट टॉपिक में जो मुग़लों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ मुग़ल्स, हुमायूं और बाबर के शासनकाल के दौरान मुग़लों का विस्तार है, किस तरह हुआ उसका हम यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, उस पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मुग़लों का विस्तार करने से पहले हम अध्ययन करें, उससे पहले हमें कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि भारत में मुग़लों का जो विस्तार हुआ है या आक्रमण हुआ, फिर उन्होंने अपनी कर्म भूमि है, वो भारत को ही अपनी कर्म भूमि और मातृभूमि बनाई है अपनी, और उन्होंने यहीं रह के अपना साम्राज्य चलाया, यहीं उनकी मृत्यु हुई और यहीं उन्होंने अपना जीवन काल बिताया। दूसरी बात कि मुग़ल है वो आने के पीछे कई कारण थे। उनमें दो मुख्य कारण ये है कि एक, बाबर है वो अपने स्थानीय जो क्षेत्र था फरगाना या जो ट्रांस ओशियाना क्षेत्र बोलते हैं जिसको, जो तुर्किस्तान का क्षेत्र था, वहाँ पे वो उन्होंने संघर्ष किया समरकंद को लेके। 2 बार आक्रमण किया, पहले 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर तीसरी बार आक्रमण किया। फिर उसकी पहले आक्रमण के दौरान 100 दिन की सत्ता रही, फिर दूसरे आक्रमण को 8 महीने तक सत्ता रही, फिर तीसरे आक्रमण उन्होंने ईरान से समर्थन लेके किया, लेकिन फिर वहाँ जनता ने उसको पसंद नहीं किया, फिर वहाँ कामयाब नहीं हो सका। पहला कारण ये था कि बाबर है वो अपने क्षेत्र जो समरकंद था वहाँ पे वो कामयाब नहीं हो सका। दूसरा कारण है वो कि भारत में उसमें की जो सत्ता थी, तुगलक वंश, लोदी वंश था, और इब्राहिम लोदी था वो एक युवक था, वयस्क था, लेकिन उस अनुभव की कमी थी। दूसरी ओर देखें तो लोदियों के शासनकाल के अंदर जो सुल्तान की शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी, मतलब जर्जर अवस्था में थी। उस दौरान आप देखोगे कि मैं आप पहले एक पृष्ठभूमि तैयार कर देता हूँ कि उस आक्रमण किन कारणों की वजह से हुआ। देखें तो उसमें लोदी वंश के शासनकाल के, इब्राहिम लोदी के शासनकाल के अंदर देखें तो लगभग उसके जो आसपास क्षेत्र वो लगभग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता था। पंजाब के अंदर दौलत खान लोदी था और उसका चाचा आलम खान लोदी उसके इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। दूसरे देखें राजपूताना में देखें तो मराणा संघ अपना विस्तार कर रहा था, सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली में था, और मालवा अपने अलग क्षेत्र में, अपना प्रांत में स्वतंत्र था, गुजरात अपने क्षेत्र में स्वतंत्र था, बिहार और बंगाल अपने क्षेत्र में स्वतंत्र था। तो ये क्षेत्र अपने पर अलग अलग राज्य थे, वो तो आपस में उनके झगड़े होते रहते थे आपस में। महाराणा संघ कभी मालवा के साथ संघर्ष होता था, कभी सुल्तान के साथ संघर्ष होता था, कभी गुजरात के साथ संघर्ष होता है। इस तरह के इनके आपसी संघर्ष चलते रहते थे। और दक्षिण भारत के अंदर देखें तो जो बहमनी साम्राज्य के जो 5 भाग थे, बरार है, बीदर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, उनमें भी आपस में वो संघर्ष उनका चलता रहता था। और कृष्णदेव राय के समय उनका भी बहमनी साम्राज्य और कृष्णदेव राय के समय भी उनका संघर्ष चलता रहा, लेकिन कृष्णदेव राय अपने विजयनगर साम्राज्य अपने सैन्य और आर्थिक रूप से अपने चरम सीमा पे था, अपनी सबसे ऊंची अवस्था में था। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो एकता नहीं थी, ये आपस में झगड़े होते रहते थे। तो इस तरह का एक बाबर को भारत पर आक्रमण करने की जो एक अनुकूल परिस्थितियाँ थी कि वो अपने मूल स्थान समरकंद में जब वो कामयाब न हुआ सत्ता को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करने का सोचा और विस्तार करने का सोचा। पहले उसका विस्तार करने का नहीं था, फिर उसमें कुछ स्थितियाँ इस तरह की बन गई कि वो भारत में रह के अपना सत्ता चलाना चाहता था। ये एक पृष्ठभूमि थी कि मुग़लों का आने का क्या कारण थे। 2 कारण थे। एक तो उनकी बाबर है वो अपने स्थानीय जो समरकंद को लेके वो
कामयाब न हो सका। दूसरा कारण एक भारत में उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई थी कि वो भारत पे आके आक्रमण करे और अपने साम्राज्य स्थापित करे। बाबर है वो बहुत सारे विदेशी इतिहासकार है, एलिफिस्टन है, लेन पूल है, स्मिथ है, होवेल है, या उनकी किताब का अनुवाद करने वाली मैडम बेबरीज है। उन्होंने इसका बाबर के बारे में बताया कि बाबर है वो अपने समय का एक अद्वितीय शासक था। उसका सानी है, उसके बराबर का कोई भी शासक है वो एशिया में नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण शासकों में भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण है उनमें सम्मिलित किया जाता है। और साथ ही साथ बाबर है वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने बड़ा चालबाज था, युद्ध सेनापति, अच्छा एक कुशल सेनापति था, कुशल नेतृत्व को प्रदान करने वाला था। एक व्यक्तिगत रूप से वो उदार था, आत्मीयता उसके भाव के लोगों के साथ आत्मीय भाव के साथ रहता था, एक दानवीर था, उदार था, इस तरह के व्यवहार भी था। तो बाबर का जो पूरा नाम है उसका नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। उनका जन्म है वो 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे माना जाता है, तो उनका जन्म 14 फरवरी 1483 में उनका फरगाना में, जो उसको बोलते हैं ट्रांस ऑक्शियनम, उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, उसकी माता का नाम कुतलुग मिर्ज़ा था, और उसके दादा का नाम अबू सैद मिर्ज़ा भी था, और उसके दादी का नाम आयशा दौलत था। उसका दादी का भी बड़ा सहयोग रहा उसके साम्राज्य में, राजा उसको शासक बनाने में, क्योंकि जब वो 11-12 साल का था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। उस दौरान उन्होंने उसका लालन पालन है वो उसकी दादी ने किया, और दादी ने बड़ा उसको समझाई, इस तरह समझाया कि वो आगे चल के कुशल शासक बन सका। तो दादी का उसमें बड़ा सहयोग है, जिसका नाम आयशा था। और साथ ही साथ उसको बाबर भारत में ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1506-7 में जब काबुल को विजय प्राप्त किया तो उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अब बाबर के जो सबसे पहले देखें तो सैनिक विजय देखें या उसकी संघर्ष की देखें तो बाबर है वो विश्व के उन शासकों में से जिन्होंने सबसे अधिक संघर्ष किया। एक कुशल सेनापति के नाते बड़ा संघर्ष किया है। और अगर हम देखें तो बाबर जब शासक भारत में सामने सत्ता स्थापित होगी तो अपने बेटे हुमायूं से कहता है कि बेटा हुमायूं, ये दुनिया है, ये जो संसार है, ये जो परिश्रम करने वालों का या जो संघर्ष करने वालों का है, और जो संघर्ष करेगा उसको कामयाब मिलेगी, जो नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और यही उसने कहा था कि शासक के लिए आराम और परिश्रमहीन होना, किसी शासक के लिए आराम करना या परिश्रम नहीं करना वो उसके कर्तव्यों के खिलाफ है। जो कोई शासक आराम करता है या परिश्रम ही नहीं करता है वो ज़्यादा समय तक कामयाब नहीं हो सकता है। तो ये उसकी रणनीति थी कि वो संघर्षशील आदमी था। सबसे बड़ा, अगर भारतीय इतिहास में उन व्यक्तियों से अगर हम कुछ सीख हासिल कर सकें तो वो बाबर बहुत महत्वपूर्ण शासक है। 11 वर्ष की उसमें पिता का मृत्यु हो गई, और उस पर उसके जो सत्ता, जो फरगाना राज्य था उस पर उसके मामाओं का आक्रमण हो गया, उस पर सत्ता स्थापित हो गई। उसको दर बदर भटकना पड़ा, लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन का। काफ़ी समय अल्प आयु में उन्हें राज सत्ता संभालनी पड़ी, न कोई पूर्ण रूप से शिक्षा हो पाई, न ही पूर्ण रूप से कोई परिवार में लालन पालन और प्राप्त हो सका। तो बड़ा संघर्ष का उन्होंने समय गुजारा है बाबर ने। सबसे पहले बाबर है वो 2 बड़े साम्राज्य संस्थापक जो राज्य थे, साम्राज्य थे, उसमें एक का नाम तैमूर लंग है, समरकंद का शासक तैमूर लंग की तरफ, उसके पिता की तरफ से वो तैमूर लंग की तरफ से था, और माता की तरफ से वो चंगेज खां के वंशज थी। वो तैमूर का उमर शेख मिर्जा है वो 5वां वंशज था तैमूर का, जो जिसने भारत पे 1498 में आक्रमण किया था, भारत को लूटा था। तो वो तैमूर की तरफ से 5वां वंशज था। और चंगेज खां जिसने आधी दुनिया को विजय की, जो मंगोल शासक चंगेज खां था, बाद में उन्होंने चंगेज के कई उत्तराधिकारी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर इस्लाम में रह के फिर उन्होंने, तो वो अपनी माता की तरफ से वो उसकी 14वीं संतान थी, 14वां वंशज था। इस तरह से 2 बहुत एशिया के महत्वपूर्ण शासक वर्ग या जो
साम्राज्य निर्माता थे उनके परिवार से संबंध रखता था। साथ ही साथ जब बाबर 11 वर्ष की अवस्था में था तो उसके पिताजी की वो मृत्यु हो गई थी। और ऐसे देखे तो 1497 में उसने पिताजी की मृत्यु के बाद उसने अपने छत्र पर अधिकार किया और उसके मामाओं ने उस पर संघर्ष करने का उसको हड़पने की या अतिक्रमण करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को संभाला। साथ ही साथ उसने सबसे पहले 1497 में उसने समरकंद पर आक्रमण किया। 1497 सबसे पहले उसने आक्रमण किया तो वहाँ उसकी 100 दिन तक सत्ता रही, उससे ज़्यादा नहीं रही। फिर उसने दूसरी बार 1501 में वापिस समरकंद पर आक्रमण किया। वहाँ उसने 8 महीने तक उसकी सत्ता रही। इस तरह उन्होंने 8 महीने की सत्ता रही। तो वहाँ एक उज़्बेक शासक था सोबानी खान, जिसका नाम था उज़्बेक शासक था। उसने उसका विरोध किया और वो उससे परास्त हो गया। सोबानी खान से बाबर परास्त हो गया और वो वापस उसको अपने क्षेत्र पे आना पड़ा। लेकिन जो बाबर था, इनका वास्तविक जो शासन का इलाका है, जो तैमूर का, अपने को तैमूर का वंशज मानता था और तैमूर का जो राज्य था वो समरकंद था। तो 1501 में उन्होंने समरकंद पे 8 महीने अपनी सत्ता रही। और फिर उज़्बेक था सोबानी खान, उसने 1502 के अंदर एक शेरपुल का युद्ध हुआ था। उस शेरपुल के युद्ध में उसको बाबर को वो पराजित होना पड़ा और भाग के वापस आना पड़ा। उस समय बाबर का सौतेला भाई था जहांगीर मिर्जा था, वो फरगाना पे सामने अपना शासन चला रहा था। और फिर उसको वापस फरगाना आना पड़ा। इस तरह उनका संघर्ष है वो चलता रहा। उसकी सेना लूट पिट गई, हार गया। फिर उसने दोबारा प्रयत्न करने की कोशिश की। उसने सोचा कि जब समरकंद पे नहीं कर सकते लेकिन काबुल पे कर सकते हैं। तो उसने 1504 में काबुल वो विजय प्राप्त की और उसने 1504 में आक्रमण किया और गजनी और काबुल पे उसने, कांधार है, काबुल है, गजनी, 1507 में कांधार पे उसने जीत हासिल की। और इसी दौरान उन्होंने जब काबुल फतेह किया 1504 से 1507 के अंदर, गजनी है, कांधार है, इस तरह के 3 साल के अंदर जब फतेह किया उसने, फिर उसने बादशाह की उपाधि धारण की सबसे पहले उसने। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? जब काबुल फतेह हो गया, काबुल विजय के रूप में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। लेकिन 1507 आते आते काबुल उसके हाथ से फिर निकल गया। कांधार जीता लेकिन कांधार उसके हाथ से निकल गया। फिर उसने सोचा कि कुछ ऐसा कूटनीति अपनाई कि उसने उसका, लेकिन बाबर का अगर देखें तो वास्तविक रूप से बाबर का मन था वो समरकंद का शासक बनने में था। उसका जहाँ तक हो सकता है वो अपने जो पिता माँ थे, तैमूर था, उसके वंशज मानते, वो उसका हमेशा था कि वो समरकंद का शासक बने। क्योंकि उसमें जो उसके जो वंशज के लोग थे, उसके खानदान लोग, उसको हमेशा तैमूर के बारे में उन्होंने बातें बताया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे या तैमूर के बारे में चर्चा होती थी। तो वह तैमूर का बड़ा समर्थक था, उसका चाहता था, उससे चाहने वाला था। तो उसका मन में हमेशा रहता था कि मैं जो तैमूर का इलाका समरकंद था वहाँ अपना सत्ता स्थापित करूँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। तो वो इधर उधर भटकने के दौरान उसने 1511-12 के अंदर उसने सोचा कि मैं ईरान के शासक है शाह इस्माइल, उससे समर्थन लेने की कोशिश की कि मैं समर्थन, इस जो शिया शासक था उससे समर्थन लेके समरकंद पे अपनी सत्ता स्थापित करूं। लेकिन उन्होंने शिया शासकों ने एक शर्त रखी थी कि हम आपको अपनी सेना देंगे और समरकंद पे अधिकार कराएंगे, लेकिन उसके बदले में हमें शिया मत को आपको अपनाना पड़ेगा, सुन्नी मत की जगह आपको शिया मत अपनाना पड़ेगा और शिया मत का प्रचार करना पड़ेगा।
बाबर एक समझदार आदमी था, उसने परिस्थितियों को देखते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने हाँ भर ली और शर्तों को मान लिया। फिर उसने 1211 और 1212 के अंदर जब समरकंद पे अपना अधिकार जमाया तो लेकिन वहाँ लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। लोग उसे सिया कह के पुकारते थे और सियाओं का एक तरह का एजेंट मानते थे कि वो सियाओं का एजेंट है। तो लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिर लोगों को उसके एक अब्दुल्ला खां उज़्बेक नाम का था, तो उसको 1512 में एक फिर जंग हुई अब्दुल्ला खां उज़्बेक से। पहले 1502 के अंदर जो उसने जब 1497 में जब समरकंद पे आक्रमण किया था, विजय प्राप्त की थी 8 महीनों के लिए, तो 1502 के अंदर सोबानी खान ने वो उस पर हरा दिया था, वो भी उज़्बेक था। और फिर 1511 के अंदर जब उसने फिर समरकंद पे अपना विस्तार करने की कोशिश की, इस दौरान उन्होंने फिर एक अब्दुल्ला खान नाम करके उज़्बेक था, उसने हरा दिया। उसका एक युद्ध हुआ, उसको नाम बोलते कुल्ले मलिक। कुल्ले मलिक नाम की जगह थी, वहाँ उसको बाबर को फिर हरा दिया लोगों ने। वो बोलते थे कि ये सुन्नी नहीं है और वहाँ के लोग ज़्यादातर सुन्नी मत को मानने वाले थे, तो वो एक सिया को और सुन्नी मत को मानने वाला, फिर उसने सिया मत अपनाया और सिया मत का प्रचार करना था, तो वो वहाँ के लोग उसको समर्थन नहीं हुआ और वो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में लोगों ने उसका विद्रोह कर दिया और फिर भगा दिया। इस तरह का उसका जो प्रारंभिक दौर था वो इधर भाग दौड़ की में ही लगा रहता था, उधर उधर। तो फिर उसने इस कामयाब ना उसका, तो फिर उसने मन किया कि भारत को अब वो दक्षिण पूर्व की ओर काबुल है, कांधार है, गजनी और उसके बाद पंजाब पे अपना पेशावर है और पंजाब पे अपना सत्ता स्थापित करे या लूट मार करे, इस तरह का। तो उन्होंने दक्षिण पूर्व की तरफ यानी भारत की तरफ उन्होंने देखने की कोशिश की। उसी दौरान देखें तो मोहम्मद इब्राहिम लोदी है, वो लोदी वंश का शासक था और जो इब्राहिम लोदी है वो एक अनुभवहीन शासक था, एक योग्य शासक नहीं था, लेकिन वो जवान था, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी थी। इस दौरान उसका चाचा है, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी है और दौलत खां लोदी एक वो पंजाब का सूबेदार था। तो उसने बाबर को सूचना भिजवाई कि आप यहाँ दिल्ली पे आके आक्रमण करें और पराजित करें और हमें अपना स्वतंत्र शासक बनने दें। दौलत खां लोदी वो वास्तविक रूप ये चाहता था कि मैं दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली साम्राज्य अपने हाथ में लूँ, और उसका इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खां लोदी, वो भी चाहता था कि मैं इब्राहिम लोदी की जगह मैं शासक बनूँ। इस तरह लोदी वंश के बीच में मतभेद थे, उनके बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा था। तो कुछ लोग इतिहासकारों या बाबर ने तुजुक बाबरी में लिखा है कि मेरे पास दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी के कई दूत आए थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण करने की भी आक्रमण करने का प्रयास करने की भी कहा था। साथ ही साथ वो बाबर तुजुक बाबरी में ये भी लिखता है कि जब उसका बयाना के युद्ध में जो बाड़ी और जो खातोलिक युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो बाबर भी यही चाहता था। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे वो चाहते थे कि बाबर का समर्थन लेके इब्राहिम लोदी को पराजित किया जा सके, इस तरह। तो उन्होंने तुजुक बाबरी में ये भी लिखा है कि उनके पास महाराणा सांगा का भी दूत आया था दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए कि भाई आप दिल्ली पे आक्रमण करो, इस तरह का भी तुजुक बाबरी में वर्णन मिलता है। लेकिन ये सही नहीं है कि जब बाड़ी और खोतोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो वो फिर दूसरी बार बाबर को अपना दूत क्यों भेजेगा। लेकिन बाबर ने ये वर्णन किया है कि उसके पास महाराणा सांगा के दूत आए थे और उन्होंने ये भी कहा जब आप आक्रमण करोगे तो एक तरफ आप आक्रमण करोगे, दूसरी तरफ हम आक्रमण करेंगे, आपकी सहायता भी करेंगे और इब्राहिम लोदी को पराजित करने की कोशिश करेंगे। ये भी उसमें कारण बताया। फिर जब बाबर खानवा के युद्ध में राणा सांगा आमने सामने होता है तो कारण यही बताता है कि उनके साथ महाराणा सांगा ने धोखा किया। इब्राहिम लोदी के जब पानीपत का युद्ध हुआ तो महाराणा सांगा ने हमें सहायता नहीं की, ये कारण ये भी बताता है। लेकिन कुछ न कुछ उनके बीच में बातचीत हुई होगी, तब उन्होंने ये बाद में जब ये
खानवा का युद्ध होता है तो ये चर्चा होती है। लेकिन सबसे पहले भारत में आक्रमण करता है तो बाबर है वो सबसे पहले भारत पे उसने कुल 5 बार आक्रमण किया। जो 5वां आक्रमण था वो पानीपत का युद्ध था 1526 में। उससे पहले उसने 4 बार आक्रमण कर दिया था। बाबर का पहला आक्रमण है वो 1505 में हुआ था। वो एक अफगानिस्तान की या पेशावर के आसपास जो जलालाबाद इलाका है वर्तमान में अफगानिस्तान पे, तो सबसे पहले उसने 1505 में आक्रमण किया था। ये अबुल फजल बताता है कि 1505 में हुआ था, लेकिन इस तरह के आक्रमण की चर्चा अबुल फजल बताता है लेकिन नहीं मिलती, बाद दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलती है। तो उनका पहला आक्रमण है वो 1519 बताया जाता है कि जो बाबर का भारत में जो पहला आक्रमण है वो 1519 में बाजौर और भेरा नाम की 2 जगह थी, वहाँ उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। और लेकिन उन्होंने बाजौर और भेरा नाम के जो 2 किले थे वहाँ उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया 1519 के अंदर। और उस आक्रमण का कारण था कि वहाँ जब वो काबुल में अपनी सत्ता पे था तो यूसुफ जई जातियाँ हैं जो कबीले इलाका है, जैसे आप देखोगे कि जो काबुल और पेशावर और जो पख्तूनख्वा क्षेत्र है जहाँ पठानी इलाका है वहाँ पे एक जनजाति यूसुफ जई है या आफरीदी है, इस तरह की जनजातियाँ जो हमेशा विद्रोह करते रहते या लूट मार करते रहते। तो उनको सबक सिखाने के लिए या उनको विद्रोह को दमन करने के लिए यूसुफ जई जाति के खिलाफ सबसे पहले उन्होंने 1519 में भारत की तरफ आक्रमण किया और उनको यूसुफ जई को उन्होंने नष्ट किया। फिर बाबर का दूसरा आक्रमण है वो 1500 सितंबर 1519 में फिर हुआ। वो उसमें उन्होंने पेशावर पे आक्रमण किया और वहाँ उन्होंने कामयाबी हासिल की और जीत हासिल की। फिर धीरे धीरे इस तरह बाबर की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई वो, और उसे लग भी रहा था कि मैं अपने मूल स्थान है समरकंद पे आक्रमण नहीं कर सकता हूँ, वहाँ नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब दक्षिण पूर्व की ओर जो भारत की तरफ उसके इलाके से दक्षिण पूर्व की ओर भारत की तरफ है वो मैं अपनी सत्ता का स्थापन करूँ या अपने साम्राज्य का विस्तार करूँ। तो फिर उसने 1520 चौथा आक्रमण है वो 1520 के अंदर, तीसरा आक्रमण 1520 के अंदर सियालकोट पे किया, जो पंजाब का इलाका था सियालकोट, उस पर 1520 में आक्रमण किया। फिर उसके बाद उन्होंने चौथा आक्रमण 1524 के अंदर लाहौर पे आक्रमण किया, लाहौर और दीपालपुर पे, जहाँ का शासक है वो दौलत खान लोधी था। जब उसने 1520 में सियालकोट में आक्रमण किया था तो जब क्षेत्र जीता उसने, तो उसने अपने जो क्षेत्र पंजाब का जीता हुआ क्षेत्र था उसने जो दौलत खान लोधी को दे दिया। लेकिन वो दौलत खान लोधी को लगा कि ये अब मेरी सत्ता को खतरा नजर आ रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। तो फिर उन्होंने 1524 के अंदर लाहौर पे और दीपालपुर पे आक्रमण किया और उसको जीत लिया। जीत के अपने वहाँ से दौलत खान लोधी को भगा दिया और उसने पंजाब का अपने खुद के क्षेत्र में अधिकार किया। फिर इस तरह उन्होंने 4 लगातार आक्रमण किया। जो अंतिम रूप का जो आक्रमण था वो 1526 का, उन्होंने अपने सेना लेके पानीपत युद्ध मैदान में आ गया और इब्राहिम लोधी से उसका सामना हुआ। इब्राहिम लोधी इस लेक्चर में इतना ही करेंगे कि हम इसका प्रारंभिक परिचय बता दें कि आपको कि बाबर ने किस तरह भारत में आक्रमण किया। एक बाबर का अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बाबर की युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध है, इब्राहिम लोधी के खिलाफ है, फिर 1527 के अंदर खानवा का युद्ध है, फिर 28 के अंदर चंदेरी का युद्ध है, या फिर जो घाघर का युद्ध है। इस तरह का अफगानों के खिलाफ जो युद्ध हुए हैं, घाघरा जो 1529 में घाघरा का युद्ध है, इस तरह के जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध है इनके बाबर के, वो अगली हम जो लेक्चर के अंदर युद्ध से संबंधित आपको करेंगे कि बाबर ने अपना विस्तार किस तरह किया है, इस पे करेंगे। लेकिन प्रारंभिक रूप से यही था कि बाबर है वो बड़ा संघर्ष का दौर रहा है। फरगाना में उसका जन्म से लेके पंजाब पे आक्रमण करता, बड़ा संघर्ष, उन्होंने बार बार आक्रमण करता, फिर विफल हो जाता, फिर आक्रमण करता, फिर विफल हो जाता। लेकिन उन आक्रमणों से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया।
1524 से पहले जितना भी काल था उसका अगर देखें 1519 से 1524 काल उसमें जीत है, उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन उस 1519 से पहले जितना काल था उन्होंने काबुल विजय की, कांधार विजय की, गजनी विजय की, या फिर समरकंद को लेके जो उनके संघर्ष चले, उज्बेकों से संघर्ष चले, ईरान की तरफ गया, इस तरह जो संघर्ष चलते रहे, इस तरह उन्होंने बाबर को बड़ा अनुभव हुआ, युद्ध प्रणालियों का अनुभव हुआ, युद्ध पद्धतियों का अनुभव हुआ, किस तरह लोगों के साथ कूटनीति का सामना करना है, कुछ कूटनीति का प्रयोग करना है। इस दौर के अंदर लगभग 1594 से लेके 1494 से लेके 1519 तक तो इसका संघर्ष का काल रहा है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने सीखा और अनुभव प्राप्त किया, और पराजय होने का बाद भी हम एक लेक्चर देखेंगे कि उसका मूल्यांकन करेंगे कि जन्म से लेके उसका मूल्यांकन किस तरह के, उसमें हम और ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने जब ये इनका जो पराजय काल रहा उसने वो पराजय और संघर्ष का काल रहा, उसके अंदर उन्होंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, अलग अलग युद्ध पद्धतियों को सीखा। उन्होंने किस तरह तोपों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह घोड़ों की आरक्षित फौज है तुलुगामा उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, और जो बंदूकों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, उन्होंने अलग अलग देशों से बंदूकों का प्रयोग सीखा। तो ये इस पे हम अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें दौरान जो प्रारंभिकता बाबर का संघर्ष है वो किस तरह हुआ, इससे हमने चर्चा की। धन्यवाद।